एक बार फिर स्वागत है आपका यूपी स्पेशल वाइज सत्यासर प्लेटफॉर्म पे राजनीति विज्ञान के राजव्यवस्था खंड में भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों को देखेंगे कि इसमें आपको पता चले कि आपने 1861 से परिषदों का अधिनियम से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। परिषदों के अधिनियम से पढ़ते पढ़ते आपने 1900 पार्लियामेंटो सुधार पे पृथक निर्वाचन हो गया। मंत्रिपरिषद के कार्यकारी सदस्यों में क्या किया गया कि 16 से 60 संख्या हो गई, सदस्यों की संख्या 1862 में ही क्या हो गई 60 हो गई सदस्य, उसके मेंबर जो उसमें हो गए 60 हो गए सदस्य 16 की जगह से। और सत्येंद्र आप पार्लियामेंटो सुधार 1909 में पढ़ा कि उसके सदस्यों में एक मंत्रिपरिषद के कार्यकारी सदस्यों में एक सदस्य चला गया। तो लेकिन ये 1919 आते आते 1919 के आने से पहले पीछे का बैकग्राउंड समझेंगे कि 1919 में क्या क्या ऐसी चीजें हुई कि सरकार को मजबूरन अपने कुछ प्लानों को चेंज करके कुछ बदलाव करके भारत शासन अधिनियम 1919 का। इसके पीछे की कहानी यह है कि 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को जो ब्रिटेन की संसद थी उन्होंने घोषणा की कि हम भारत को एक अस्थाई सरकार और डेमोक्रेटिक सरकार गठित करने के लिए घोषणा की कि यह हमारा उद्देश्य है कि भारत में एक डेमोक्रेटिक सरकार गठित किया जाएगा और उससे हम शासन चलाएंगे। तो 1917 के पीछे के डेमोक्रेशन कहानी का ये पीछे की विजन ये है कि आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का पुणे और ये महाराष्ट्र रीजन में होम रूल लीग का आंदोलन चलता था और अड्डायर मद्रास से लेकर संपूर्ण भारत में एनी बेसेंट का होम रूल लीग चलता था। हालांकि यह इनका आंदोलन, क्योंकि ये वो गरम दल वाले थे बिलांग के। आपने देखा कि गरम दल वाले जब 1960 में कांग्रेस का विभाजन हो गया तो गरम दल वालों को नहीं रखा गया उसमें। हालांकि जब ये लोग अपना कुछ सार्वभौम रूप से तैयार कर रहे थे और भारतीय राजनीति में इंटर करना चाहते थे, हो नहीं पाया। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के मुस्लिम लीग और ये कांग्रेस का पैचअप हुआ, उसमें ये भी सारे लोग उसमें इंक्लूड हुए। हालांकि बाल गंगाधर तिलक को ही दिया जाता है कि मुस्लिम लीग का जो 1916 का अधिवेशन उसको सफल करा उन्होंने। तो ये आपका होम रूल लीग इन लोगों का चल रहा था बड़े जोरों शोर पे भारत में। तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक की जो मराठा केसरी और जो ये उन्होंने 2 पत्रिकाएं लिखी और एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, इन पत्रिकाओं के माध्यम से ये लोग भारतीयों के मन में राजनीति के फ्रीडम के मन को जगाने लगे। वेलेंटाइन सिरोल नामक एक लेखक है, उन्होंने इंडिया अनरेस्ट के लेखक हैं, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का दूत कह दिया और ये क्या किए कि ये चले गए ब्रिटेन उनको मानहानि का दावा करने के लिए, इसलिए इनका होम रूल लीग क्या हुआ उसी तरीके से समाप्त हो गया। एनी बेसेंट बची तो एनी बेसेंट को दबाया गया, अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया, इनका भी होम रूल लीग समाप्त हो गया और एनी बेसेंट 1917 में जेल चली गई। 1917 में वही रिहा हुई तो उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। तो आप पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट माना जाता है। प्रथम भारतीय महिला तो ये सरोजिनी नायडू हो जाती हैं 1925 में, लेकिन ये 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष होती है आपकी एनी बेसेंट। तो 1917 की कहानी ये थी कि ये होम रूल लीग और कांग्रेस के जो 1916 में मुस्लिम लीग के साथ क्या हो गया गठबंधन हो गया है। और जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने 1916 के अधिवेशन में भी क्या किया, कांग्रेस से भी कहा कि अगर हमको पृथक निर्वाचन देंगे तभी हम आपके साथ कोलाइज होंगे, आपके साथ रहेंगे। तो ये 20 अगस्त 1917 को जो कांग्रेस ने क्या किया, 20 अगस्त ये 1916 में जब कांग्रेस का मीटिंग है तो 20 अगस्त को इनको लगा कि अब भारत में इस तरीके से शासन नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने किया क्या कि 20 अगस्त 1917 को कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक रूप से चलेंगे। तो डेमोक्रेटिक रूप में क्या किया इन्होंने कि 20 अगस्त को कहा कि हम आपके यहाँ एक लोकतांत्रिक तरीके से स्थापना करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से स्थापना करने के चक्कर में क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें उन्होंने 1919 में की।
1919 में सबसे प्रथम देखेंगे तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार में क्या क्या? मॉन्टेग ये क्या? ये भी भारत का सचिव है, ये सचिव है, राज्य सचिव। ये राज्य सचिव है और ये क्या है? चेम्सफोर्ड क्या है? आपके गवर्नर जनरल। ये मॉन्टेग क्या है? राज्य सचिव है, चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो पार्लियामेंटो सुधार जैसे 1919 से पढ़ा और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ेंगे, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में सबसे विशेष यह है कि इन्होंने विशेष के तौर पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन उन्होंने स्टार्ट किया था, सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में स्टार्ट किया था। इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन को और बृहद रूप दे दिया। इट मींस ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम और आपके पंजाबी, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी और तमाम ये कैरेक्टर के जैसे जो आंग्ल भारतीय समुदाय, इन सब बेसिसों पे इन्होंने क्या किया? पृथक निर्वाचन दे दिया। तो ये पृथक निर्वाचन के क्रम को और बढ़ा दिया। अब ये क्या है कि जो वर्ग ज्यादा असंतुष्ट अपने आप को अलग अलग यूनियन बनाता था, सभी यूनियनों को एक एक आदमियों को इन्होंने अपने अंदर लेने की कोशिश की। तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह है कि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे कि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था। भारत में क्या किया गया? द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दिया। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब एक सदन होगा क्या? आपका संघीय सभा जो आज की वर्तमान लोकसभा है, एक सदन होगा राज्य परिषद कहा जाएगा जो वर्तमान में राज्यसभा है। तो हालांकि ये कार्य स्टार्ट नहीं हो गया, 1935 में उसका कार्य स्टार्ट होता है, लेकिन निर्माण कर दिया गया। और 1926 में आपके सिविल सेवा का प्रारंभ हुआ भारत में। सिविल सेवा का प्रारंभ मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली रूप में भारत में ही सिविल सेवा होगी उस परीक्षा के। पहले जो सिविल सेवा होती थी वो भारतीयों के ब्रिटेन में होती थी जाके, लेकिन ये अब जो सिविल सेवा होगी भारतीयों की सिविल सेवा भारत में ही होगी। तो 1926 में ये सिविल सेवा का प्रारंभ किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 में। ये भारत शासन अधिनियम 1921 में लागू हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि भारत शासन अधिनियम पास तो हो गया 1919 में, ये लागू हुआ है 1919 में। खास इसी तरीके से देखेंगे कि भारत सरकार किसी भी कानून को बना देती है जिस दिन उसी दिन वो चीज लागू नहीं हो जाता। सरकार जिस दिन इम्प्लांट करती है आपके जनता पे उस दिन से वह लागू माना जाता है, सदन में पास चाहे जिस डेट को वो हो जाए। तो ये है 1926 में। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? 1919 के भारत शासन अधिनियम में 1919 के भारत शासन अधिनियम में ये क्या है कि द्विसदनीय व्यवस्था बना दिया गया। द्विसदनीय व्यवस्था से क्रम चलने लगा। तो इसमें द्विसदनीय व्यवस्था के क्रम में जिस प्रकार से यह सदन आगे चलने लगा, इसमें यह देखा गया कि भारत शासन अधिनियम के तहत हम ये क्या कर सकते हैं कि इसमें जो केंद्र में जो आपका केंद्र में ये आपका द्वैध शासन व्यवस्था था उसको खत्म करके भारत में जो राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था कर दिया गया। जब राज्य में द्वैध शासन व्यवस्था कर दिया अर्थात यह माना जाता है कि भारत में प्रथम बार द्वैध शासन प्रणाली 1919 के, तो द्वैध शासन प्रणाली लागू किया। द्वैध शासन प्रणाली लागू की 1919 में भारत में प्रथम बार द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन को इंग्लिश में कहते हैं डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट ये डाइआर्की से शब्द जुड़ा है। द्वैध अर्ध संघात, अर्ध तरीके का इसका मीन्स होता है हाफ।
तो ये डायआर्की द्वैध शासन प्रणाली भारत में स्टार्ट किया। द्वैध शासन में क्या होता है कि प्रमुख विषयों को अपनी तरफ ले लेना और अप्रमुख विषयों को भारतीय या फिर जिससे शासन कर रहे हैं उसको संतुष्टि के तौर पे सौंप देना। तो द्वैध शासन प्रणाली में ये क्या किया गया कि केंद्रों से द्वैध शासन हटा के राज्य में द्वैध शासन प्रणाली कर दिया। प्रत्येक प्रेसिडेंसियों में द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत करते हुए विषयों को क्या किया, हस्तांतरित, और राज्यों में द्वैध शासन 1919 के भारत शासन अधिनियम को द्वैध शासन प्रणाली तो कहते हैं, परंतु कहां पे द्वैध शासन प्रणाली लगेगी, राज्यों में। राज्य में द्वैध शासन प्रणाली किस प्रकार से लगेगी कि जो दो विषयों में बांट दिया जाएगा, हस्तांतरित और गैर हस्तांतरित। ये दो टाइप हो जाएंगे आपके 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, हस्तांतरित और गैर हस्तांतरित विषय। गैर हस्तांतरित विषय में क्या रहेंगे, जो गवर्नर जनरल अपने सरकारी मंत्री परिषद की सलाह से काम करेगा। मतलब गवर्नर जो होगा आपका, गवर्नर जो होगा मंत्री परिषद की सलाह से काम करेगा। ये राज्य स्तर पे बात हो रही है। केंद्र जैसे कि क्या होता है कि ये राज्य का जो इसमें जो हस्तांतरित विषय कर दिया, अब इसमें क्या है, बजट का प्रावधान राज्य को अपना क्या कर दिया, केंद्र और राज्य सूची। इसमें ध्यान देंगे कि केंद्रीय संघ सूची और राज्य सूची को अलग कर दिया गया। इसका एक मेन पॉइंट यह भी है कि भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो संघ सूची है आपकी और राज्य सूची, संघ सूची और राज्य सूची को बदल दिया। मतलब संघ सूची के तहत जो कार्य आते हैं वो संघ सूची में डाल दिया और राज्य सूची में। राज्य सूची के अलग कार्य हो गए, तो ये जब ये पृथक हो गया, राज्य सूची संघ सूची, कानून निर्माण विधि निर्माण की प्रक्रिया अलग होगी। तो राज्य क्या करेगा, स्वयं का बजट पास करेगा, स्वयं के लिए पूरे राजस्व का प्रावधान करेगा, किस पे हमको कर लेना है, किस पे नहीं लेना है। तो ये संघ सूची राज्य सूची आपकी अलग हो गई, केंद्र करेगा। लेकिन जैसे आज के वर्तमान डेट में देखते हैं कि कोई भी राज्य सूची के तहत राज्य सरकार कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जो राज्य पे लागू हो, परंतु केंद्र के किसी भी कानून को ओवरलैप न करे, अर्थात किसी भी कानून को क्या करे, विरोध न करे। ऐसा कानून राज्य सरकार को बनाने का हक नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार को किसी भी राज्य सरकार के कानून का ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा है, आर्टिकल 249 के तहत बना सकती है। ऐसा वो किसी भी कानून को बना सकते हैं, केंद्र को पावर दिया गया है। तो ये क्या है, राज्य सूची और संघ सूची को अलग कर दिया गया। इट मींस राज्य अपना बजट अलग पेश करेगा और सारी चीजें अलग तरीके से करेगा, परंतु कानून के किसी भी कार्य का विरोध। हस्तांतर, तो ये जो राज्य का सिस्टम है, राज्य सरकार में है ना, राज्यों की सरकार में, राज्यों की सरकार में ये जो क्या है, हस्तांतरित और गैर हस्तांतरित विषयों में दोनों में विभक्त हो गया। गैर हस्तांतरित विषय में आप देखेंगे कि हस्तांतरित विषय में ये आ गया गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद के, जैसे क्या है, कर वसूलना, कर राजस्व, कर राजस्व हो गया, शासन व्यवस्था हो गया, शासन व्यवस्था हो गया, भू राजस्व हो गया आपका, भू राजस्व हो गया, पुलिसिंग हो गया, वित्त हो गया। ये सारे प्रावधान गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद की सहायता से करता था। और अहस्तांतरित विषय, इसमें भारतीयों को इंक्लूड कर दिया गया। अहस्तांतरित विषय में कौन आते हैं, भारतीय सदस्य, भारतीय सदस्य। तो हस्तांतरित मतलब क्या होता है, हस्तांतरित मतलब जिसमें आप प्रश्न पूछ सके और उसमें इंटरफेयर कर सके, वो हस्तांतरित। अहस्तांतरित विषय कैसा कि जिसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सके, जिसपे आप प्रश्न नहीं पूछ सके। गैर हस्तांतरित या अहस्तांतरित विषय इसे ही कहेंगे कि गैर हस्तांतरित विषय में ये अहस्तांतरित विषय में क्या है, सॉरी, गैर हस्तांतरित यह रहेगा, हस्तांतरित यह रहेगा। हस्तांतरित विषयों में क्या है कि उसमें आप हस्तांतरण कर सकते हैं, उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसमें छोटी छोटी चीजें गई, जैसे स्थानीय स्वशासन,
स्थानीय स्वशासन हो गया सफाई या स्वच्छता कर सकते हैं, ठीक है। स्थानीय स्वशासन, सफाई, स्वच्छता, पेयजल, ये तमाम छोटे मुद्दे क्या किया गया इसमें हस्तांतरित विषय, जिसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं, भारतीय लोग उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हस्तांतरित विषय के तहत स्थानीय स्वशासन हो गया, जैसे पंचायतों के रखरखाव, इन सब चीजों के बारे में, स्वच्छता के बारे में, सफाई के बारे में, पेयजल, ये तमाम मूलभूत जो बेसिक सुविधाएं हैं जिसपे उनका कार्य करने का फर्ज होता है कि वो गवर्नर है, गवर्नमेंट है, तो उसको कार्य उस पर करना ही चाहिए, बस उसी पे प्रश्न पूछ सकते हैं। अहस्तांतरित या गैर हस्तांतरित विषय जैसे कर, राजस्व, शासन प्रणाली, भू राजस्व, इस पे प्रश्न पूछने का भारतीयों को अधिकार नहीं। इसको अगर आप परिप्रेक्ष्य तौर में अपने हिसाब से जनरल भाषा में समझेंगे तो कर, राजस्व और भू राजस्व, ये सब सारी चीजों का ये है कि जैसे आपके यहाँ क्या है, गवर्नर जनरल, जो भारतीय नेताओं का कॉन्सेप्ट ये है कि भारतीय अपने बीच का नेता रहेगा, कि जैसे आपके क्षेत्र में अगर किसी चीज के पहले रोड की जरूरत है या पहले अस्पताल की जरूरत है, तो ये आप डिसाइड करेंगे कि पेयजल की जरूरत है या विद्यालय की जरूरत है, तो हमारे बीच का स्थानीय व्यक्ति रहेगा तो वह पहले जानेगा किस चीज को प्रायोरिटी देना है। तो इसलिए क्या है कि उस चीजों को ये पूछना हमारा कर्तव्य बनेगा। उन सारे विषयों पे दिया ही नहीं कि जैसे वित्त हमारे गवर्नमेंट ने उतारा कि ये इतना पैसा उतारा और इस पे कितना पैसा आप शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा आप शासन पे खर्च कर रहे हैं, ये डिपेंड है। जैसे शिक्षा सबके लिए जरूरी है तो सबसे ज्यादा राजस्व शिक्षा पे खर्च करना चाहिए, और सेना पुलिसिंग का बहुत ज्यादा कार्य नहीं तो पुलिसिंग पे कम राजस्व खर्चा करना चाहिए। लेकिन क्या होता था उस समय कि ये शासन व्यवस्था को बहुत ज्यादा करने के लिए पुलिसिंग पे ज्यादा खर्च होता था, शिक्षा वगैरह पे कम खर्च होता था। कितना वित्त आप हमारे यहाँ से वसूल रहे हैं कर के रूप में और कितना ब्रिटेन को सुपुर्द कर रहे हैं, इस चीज का डिस्कस नहीं हो पाता था। इसलिए ये जो गैर हस्तांतरित विषय है गवर्नर जनरल अपने पास रखता था, और हस्तांतरित विषय के रूप में ये छोटे मुद्दे दे दिया था भारतीयों को। तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम में यही फैक्टर है, इसी को कहते हैं द्वैध शासन प्रणाली, डोमिनियन स्टेट। तो द्वैध शासन प्रणाली का सबसे संपूर्ण और परिप्रेक्ष्य उदाहरण यही है। इस तरीके से आप समझेंगे कि डोमिनियन स्टेट क्या होता है। जब गांधी इरविन समझौता 1921 में होगा 5 मार्च को, तो उस समय जो डोमिनियन स्टेट गांधी जी ने एक्सेशन इरविन के साथ साइन करके आया था, उसमें इसी तरीके का प्रावधान था कि हम क्या क्या मोटे मोटे चीजें अपने पकड़ लिया था और छोटे जो महत्वपूर्ण गैर महत्वपूर्ण विषय हैं उनको दे दिया गया था भारतीयों को। ये द्वैध शासन प्रणाली 1919 का ये कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स इसमें सिविल सेवा का स्टार्टिंग हुआ और द्वैध शासन भारत में लगाया गया। मंत्रिपरिषद में ये इस तरीके का हो गया कि बंटवारा हो गया। राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली, केंद्र से द्वैध शासन प्रणाली को संपूर्ण समाप्त करके राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली लगा दिया गया। इससे माना जाता है कभी कभी संपूर्ण भारत में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली इसको फेमस रूप में लगा, क्योंकि जानते हैं सेंट्रल से बहुत किसी को इम्प्लीमेंट्स नहीं रहता, अपने अपने राज्य की सरकारों से बहुत ज्यादा अपेक्षा रहती है। इसीलिए राज्य सरकार में अगर द्वैध शासन लगता है तो समझ में आता है कि वाकई में द्वैध शासन क्या चीज है। तो ये पहली बार राज्यों में लगा द्वैध शासन प्रणाली। और इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें 1935 का ये प्रावधान है कि हमारा जो संविधान बना है, जो हमारे संविधानविद कहते हैं कि हमारा संविधान मुख्यतः 3 भागों से बना है। एक नेहरू प्रस्ताव है, एक 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा विभिन्न देशों से लिए गए संविधानों से अच्छी चीजें, ये नियम, इसके द्वारा ही हमारा संविधान बना है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ेंगे, जिसमें संघीय न्यायालय बनेगा, आपका एक संघीय बैंक बनेगा, जिसको आगे चल के RBI कह दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में धन्यवाद।